क्या एक छोटा-सा लड़का अपने मैजिक से सबका दिल जीत सकता है? और क्या उसकी कहानी हमें एक बड़ी सीख दे सकती है? चलिए जानते हैं मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानी छोटा जादूगर। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे से फव्वारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप सब कुछ देख रहा था। ये कहानी स्टार्ट होती है जब हमारे जो लेखक हैं वो कलकत्ता घूमने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे वो एक कार्निवल में इस लड़के को देखते हैं। ये पूरी स्टोरी हमारी इन्हीं लेखक और इस लड़के के बारे में है। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कार्निवल के मैदान में, मतलब जो हमारा कार मैदान मतलब होता है ग्राउंड, तो वहाँ पे ग्राउंड में मेला लगा हुआ था जहाँ पे बिजली जगमगा रही थी, मतलब बहुत सारी लाइटिंग की हुई थी वहाँ पे। हंसी और विनोद का कलनीनाद गूंज रहा था, मतलब वहाँ पे सभी लोग बहुत खुश थे, बहुत फ़न कर रहे थे। और जो उनके फ़न और हंसी की जो वॉइस होती है वहाँ पे सब जगह इको हो रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे से फव्वारे के पास। तो जो हमारे लेखक हैं वो एक छोटे से फव्वारे, मीन्स होता है फाउंटेन, के पास खड़े थे, जहाँ एक लड़का चुपचाप सब कुछ देख रहा था। फटे हुए कुर्ते के ऊपर उसने एक मोटी सूत की रस्सी गले में डाल रखी थी। जो लड़का था उसने फटे हुए कुर्ते पहन रखे थे और गले में एक मोटी सूत, सूत मतलब होता है थ्रेड, रस्सी मतलब होता है रोप, तो गले में एक उसने मोटी ऐसा रस्सी डला हुआ था गले में उसके। और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। जेब मतलब पॉकेट, उसके पॉकेट में ताश के पत्ते, जो हम कार्ड्स खेलते हैं वो कार्ड्स के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मतलब वो लड़का बहुत ही देखने में सीरियस लग रहा था, सैड फील हो रहा था, लेकिन इस उसके मुंह पे फिर भी देखने पे लग रहा था कि उसमें बहुत पेशेंस है। ठीक है। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। उसको देख के लग रहा था कि जैसे उसके पास लाइफ में बहुत कमी है, बट स्टिल वो अपने लाइफ से बहुत खुश है, वो अपने आप को कंप्लीट फील करता है, वो अनसेटिस्फाइड नहीं है अपने अपने आप से। मैं न जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित होकर पूछ बैठा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? जो लेखक थे उसने उसका इतना फेस, उसकी इतनी बॉडी लैंग्वेज देख करके वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसने फाइनली जाके उस लड़के से पूछा, क्यों, तुमने इस मेले में क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। तो जब हमारे लेखक ने जाकर के उस लड़के से बात करी, तो लड़के ने बोला कि मैंने तो सब देखा है। यहाँ पर चूड़ी फेंकते हैं, मतलब वहाँ पे चूड़ी फेंकने का एक गेम होता है जिसमें टॉयज़ पे चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, ऐसे ही खिलौनों पर बंदूक से निशाना लगाया जाता है, और तीर से नंबर छेदते हैं। और जो एरो होता है, तीर मतलब एरो, एरो से हम लोग शूट करते हैं नंबर्स पे। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जो लड़का था वो ज़्यादा इंटरेस्टेड था जो खिलौनों पर निशाना लगाते हैं उस गेम के अंदर। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। जादूगर मतलब मैजिशियन, वहाँ पे जो मैजिशियन था वो कोई गेम दिखा रहा था, बट लड़के को उसका गेम बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने बोला वो तो बिल्कुल निकम्मा है, मतलब उसका गेम इतना अच्छा नहीं है। अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। उसका कहना था कि अच्छा ताश का खेल मतलब कार्ड का खेल, उससे अच्छा तो मैं दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में आत्मविश्वास था। मैंने पूछा, उस पर्दे में क्या है? क्या तुम वहाँ गए थे? जब वो ये सब अपनी बातें बता रहा था, तब जो लड़का था उसके वाणी मतलब उसके वॉइस में आत्मविश्वास मतलब बहुत कॉन्फिडेंस था। तब लेखक ने उससे पूछा कि यहाँ पे जो ये पर्दा लगा हुआ है, पर्दा मतलब कर्टन जो लगा हुआ है, क्या तुम वहाँ पे गए थे? नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सका, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो मैं वहाँ पर तुम्हें लेकर चलूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। तो जब लेखक ने उससे पूछा कि भाई पर्दे के पीछे तुम गए थे, तो लड़का बोलता है, नहीं मैं वहाँ नहीं गया था। मैं वहाँ पे नहीं जा सका क्योंकि वहाँ पे टिकट लगता है, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे टिकट खरीदने के लिए, इसलिए वो वहाँ पे नहीं गया था। तो लेखक बोलता है कि तो चलो फिर मैं लेकर चलता हूँ। उसने कहा कि वहाँ पे जाके क्या करेंगे? तो हम लोग चलते हैं निशाना लगाने के लिए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे घर में कौन है? तो लेखक ने उस लड़के की बात मानते हुए कहा, सहमत मतलब उससे मान उसकी बात मानते हुए कहा, तो फिर चलो
पहले शरबत पी लिया जाए। वो उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन चलो पहले एटलीस्ट शरबत तो पी लेते हैं। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। जो लड़का था उसने भी मतलब अपना एग्री के लिए, जैसे हम लोग किसी चीज़ को हाँ बोलते हैं तो ऐसे अपना सिर हिलाते हैं, ऐसे ही उस लड़के ने भी अपना सिर हिला दिया। स्वीकार सूचक मतलब एक एग्री, वो इस चीज़ से एग्री किया। मैंने उससे पूछा तुम्हारे घर में कौन है? तो जो लेखक था उसने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? लड़का बोलता है माँ और बाबूजी। उन्होंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। तो जब लेखक पूछता है तो लड़का बताता है कि मेरे घर में माँ और बाबूजी हैं। और फिर लेखक को लगता है कि भाई ठीक, तुमको मतलब माँ बाप ने मना नहीं किया तुमको मेले में, तुम यहाँ पर अकेले आ गए। तो लड़का बोलता है कि बाबूजी जेल में हैं। बाबूजी मतलब फादर। तो उसके जो फादर थे वो जेल में थे। ठीक है, तो लेखक पूछता है क्यों? वो बहुत ही प्राउडली बोलता है देश के लिए, मतलब वो देश के सेवा के लिए जेल में गए हैं। और तुम्हारी माँ? वो पूछता है तुम्हारी माँ कहाँ है? वह बीमार है। फिर लेखक को ये सुन के बहुत ही आश्चर्य फील होता है, बहुत ही उसको शौक लगता है। वो लगता है कि फ़ादर जेल में है, माँ बीमार है, और तुम यहाँ पर तमाशा देखने आ गए हो। तमाशा मतलब शो, मतलब तुम्हारे घर में ऐसी कंडीशन है और तुम यहाँ पर शो देखने आ गए हो। उसके मन में तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा मैं तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। जब उसने ये क्वेश्चन सुना लेखक से तो उसको लेखक के लिए डिसरिस्पेक्ट फ़ील हुआ और वह मन में हंसा। मतलब कि उसको फ़ील हुआ कि इसके वो लेखक को जब मेरे बारे में कुछ पता नहीं है तो ये मुझसे ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसने कहा मैं तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूँ। अब क्योंकि उसके घर में पैसे नहीं थे, बाबूजी जेल में थे, तो इसके लिए उसको घर चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। और वो इसी वजह से वो वहाँ पे शो देखने नहीं, शो दिखाने के लिए गया था। मैं कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पथ्य दूँगा। मतलब वो शो से कुछ खेल दिखा करके पैसे ले जाएगा तो माँ के लिए कुछ खाना खरीदेगा। पथ्य मतलब ऐसा खाना जो अधिकतर हम लोग बीमारी के टाइम पे खाते हैं। मुझे शरबत ना पिला करके अगर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं जेल नहीं गया। वो बोलता है कि अगर शरबत ना पिला करके अगर आपने मुझे कुछ मेरा खेल देख करके मुझे पैसे दे दिए होते तो मुझे ज़्यादा प्रसन्नता होती। प्रसन्नता मतलब मैं ज़्यादा खुश होता। मैं सच कहता हूँ। वो बोलता है मैं सही कह रहा हूँ। अगर माँ बीमार नहीं होती तो बाबूजी के साथ मैं भी जेल में गया होता देश के लिए। हम दोनों उस स्थान पर गए जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। फाइनली जब लेखक उसकी ये बात सुनता है तो वो फाइनली उस स्थान स्थान मतलब उस प्लेस पे जाता है जहाँ पर खिलौनों को गेंद से मारकर गिराते थे। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। लेखक ने उस लड़के को ख़रीद के 12 टिकट दिए। 12 मतलब 12 टिकट उसको परचेज़ करके उसने दिए। वह निकला एक पक्का निशानेबाज। उसकी कोई भी गेंद खाली नहीं गई। वह खिलौने उठाकर चलता बना। जब उसने उसको 12 टिकट परचेज़ करके दिए थे, उसने वो 12 गेंद से 12 खिलौने पे हिट किया। वो पूरा प्रॉपर शार्प शूटर था और उसकी एक भी गेंद खाली नहीं गई। ठीक है, मतलब उसने कोई भी चांस मिस नहीं किया। वह खिलौने उठाकर चलता बना। वो खिलौने लेकर के वहाँ से चुपचाप चला गया। कोलकाता के सुरम्य उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे मैं अपने परिवार के साथ बैठा जलपान कर रहा था। तो जो लेखक थे वो कोलकाता घूमने गए हुए थे। तो कोलकाता में वो एक सुरम्य मतलब बहुत सुंदर उद्यान मतलब बगीचा, लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील, मतलब वहाँ पे झील मतलब एक लेक था जो कि पूरा लाल रंग के कमल के फूलों से भरी हुई थी। उसी के किनारे वो बैठ के अपना जलपान कर रहे थे, मतलब अपना खाना खा रहे थे। जैसे हम लोग अपना पिकनिक मनाने जाते हैं फैमिली के साथ में, ऐसे वो भी अपना पिकनिक मनाने के गए थे फैमिली के साथ में। इतने में वही छोटा जादूगर उनको वहाँ पे दिखाई पड़ता है। वह मस्तानी चाल से चलता हुआ वहाँ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। वह मस्तानी चाल मतलब एकदम अपना मस्त अपना एंजॉय करते हुए वहाँ पर आता है और वहाँ पे बोलता है कि बाबूजी क्या मैं खेल दिखाऊं अपना आज? मैंने कहा नहीं जी, अभी तो हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो जो लेखक होता है वो कहता है कि नहीं, अभी तो हम लोग खाना खा रहे हैं। ठीक है, मैं क्रोध से कुछ कहने ही वाला था, तभी श्रीमती जी ने कहा, मतलब जो लेखक थे वो क्रोध में मतलब गुस्से में, मतलब उनको इस बात पे गुस्से आना ही वाला था और वो गुस्से में कुछ कहने ही वाला था। तभी जो उनकी वाइफ़ है श्रीमती मतलब उनकी वाइफ़, उन्होंने कहा दिखलाओ जी। उन्होंने कहा हाँ हाँ दिखलाओ, तुम तो अच्छे आए हो, भला कुछ मन तो बहले। वो कहती है कि हाँ हाँ दिखलाओ दिखलाओ, एटलीस्ट तुम आए, हमारा कुछ तो एंटरटेनमेंट होगा।
उस दिन निशाना लगाकर प्राप्त किए गए सभी खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। तो जो उस दिन उसने खेल टिकट से जो लेखक ने टिकट दिए थे वो टिकट से अपना निशाना लगाकर उसने जो भी खिलौने उस दिन जीते थे वो सारे खिलौने लेकर के वो अपना शो स्टार्ट करता है दिखाने के लिए। और उन शो में सारे खिलौनों को वो एक एक पार्ट मतलब उनसे वो एक्टिंग करवाता है। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर गुड़कने लगा। तो जो भालू था वो क्योंकि बिल्ली रूठी हुई थी तो वो उसको मना रहा था, और जो बंदर था वो गुड़कने लगा मतलब वो ऐसे ग्राउलिंग कर रहा था। लड़के द्वारा दिए किए गए अभिनय से सब हंस हंस कर लोट पोट होने लगे। जो लड़के द्वारा अभिनय अभिनय मतलब जो लड़के ने जिस तरह से एक्टिंग करी अपने टॉयज़ के साथ में, वो सब देख करके हंस हंस के मतलब सबको हंस हंस कर लोट पोट के मतलब बहुत ही ज़्यादा उनको हंसी आई। वो लोग बहुत ज़्यादा इस गेम शो को उन्होंने एंजॉय किया। मैं सोच रहा था आवश्यकता ने बालक को कितना चतुर बना दिया है। यही तो संसार है। जो लेखक है वह सोचता है कि ज़रूरत ने उस छोटे से लड़के को बहुत समझदार और होशियार बना दिया है। यही दुनिया है। इस दुनिया में ऐसे ही काम करना पड़ता है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। उसने इस तरह से अपना गेम दिखाया कि जो ताश के पत्ते पहले काले थे वो लाल रंग के हो गए, जो लाल थे वो काले रंग के हो गए, और जो उसने अपने गले में वो एक डोरी डाला हुआ था वो डोरी पहले टूट गई और फिर टूट के फिर जुड़ गई। लट्टू अपने आप नाचने लगे। लट्टू मतलब जो टॉप होता है वो अपने आप नाचने लगे। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी जाएंगे। फिर जो लेखक होता है वो कहता है कि ठीक है अब बहुत हो गया, अब तुम भी अपना खेल बटोर लो। बटोर लो मतलब तुम अपना सब सामान इकट्ठा करो और उसको पैक कर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। श्रीमती जी ने उसे 1 रुपया दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका चलती है। श्रीमती जी ने जब उसको मतलब लेखक की जो वाइफ थी उन्होंने जब उसको 1 रुपया दिया, वह उछल पड़ा। मतलब वह बहुत खुश हो गया और खुश होकर वो बहुत जंप करने लगा। तब लेखक जो थे वो लेखक बोलते हैं कि लड़के, जैसे वो उसका नाम बोलते हैं लड़के, वो बोलता है लड़के नहीं, छोटा जादूगर कहिए। और ये मतलब वो कहता है कि लड़का नहीं, मुझे छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से यही मेरी जीविका है, मतलब मेरी लाइफ इसी से चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो 1 रुपये लेकर के इतना क्यों खुश हो रहा था, क्योंकि ये स्टोरी उस टाइम की है जब 1 रुपये की भी बहुत वैल्यू हुआ करती थी। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा अब तुम इस रुपये का क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा। तो लेखक इससे पहले कि कुछ बोलता, जो उनकी वाइफ है उन्होंने पूछा उस लड़के से कि अच्छा तुम अब इस रुपये का क्या करोगे? तो जो लड़का होता है वो बोलता है कि पहले मैं भरपेट मतलब अपना पूरा टम्मी फुल करके पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूँगा, और फिर मैं एक सूती मतलब एक कॉटन का कंबल मतलब ब्लैंकेट लूँगा। मैं अपने ऊपर ही क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह मैं कितना स्वार्थी हूँ। जब ये बात लेखक सुनता है तो उसको अपने आप पे ही गुस्सा आता है, मतलब वो गिल्ट फील करने लग जाता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ। मैं उसके रुपए पाने पर ईर्ष्या करने लगा था। मतलब जब उनकी वाइफ ने उसको 1 रुपये दिए थे तो ये चीज़ लेखक को अच्छी नहीं लगी थी, और वो इस चीज़ को लेकर के ईर्ष्या मतलब अच्छा फील नहीं कर रहा था, उसको जेलस फील हो रहा था। वह नमस्कार करके चला गया। जो लड़का था वह लास्ट में नमस्ते बोलकर वहाँ से चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटी सी बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रहे थे। अब जो लेखक थे वो हमारे लता कुंज वहाँ पे एक गार्डन था, वहाँ उसको देखने के लिए चल दिए थे। उस छोटी सी बनावटी जंगल में, मीन्स वो जो जंगल था वो एक्चुअल ओरिजिनल जंगल नहीं था, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगा करके उसको एक जंगल का लुक दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है बनावटी, मतलब वो एक आर्टिफिशियल जंगल था। संध्या साएं साएं करने लगी थी, मतलब अब उसमें वहाँ पे शाम होने वाली थी, सूरज डूबने वाला था। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें मतलब अस्ताचलगामी मतलब जो सूरज डूबने वाला रहता है, तो जो सूरज डूबने वाला था उसकी अंतिम किरणें, अंतिम मतलब जो लास्ट किरणें, जब हमारा पूरा आसमान पूरा ऑरेंज कलर का हो जाता है, उस तरह का पूरा ऑरेंज हो चुका था। और जो सारी अंतिम किरणें थी वो वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी, और वो देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो ऑरेंज रेस सारे पेड़ों को बोल रही हूँ, पेड़ के लीव्स को बोल रही हूँ कि ठीक है आज के लिए बाय, कल फिर मिलते हैं।
वातावरण शांत था, मतलब वहाँ का जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ही पीसफुल था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे और जो लेखक थे वो धीरे धीरे मोटर से, मतलब अपने कार से हावड़ा की ओर, हावड़ा वहाँ कोलकाता में एक जगह का नाम है, वो उधर की ओर जा रहे थे। रह रह कर छोटा जादूगरन स्मरण हो आता था और बीच बीच में लेखक को कभी कभी छोटे जादूगरन की याद आ जाती थी। स्मरण मतलब उसकी याद आ जाती थी। तभी मैंने देखा कि वह सचमुच एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों? वो उसको याद, छोटा जादूगर को वो याद कर ही रहा था, लेकिन तभी उसने सचमुच में देखा कि वो छोटा जादूगर एक झोपड़ी, मतलब एक हट के पास में कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मतलब उसने अपने कंधे पर कंबल डाला हुआ था और उस झोपड़ी के पास में वो खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, जो लेखक था उसने अपनी गाड़ी को रोका और उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों? उसने कहा, मैं, मेरी माँ यहीं है ना। जब लेखक उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे कैसे, तो जो छोटा जादूगर है वो बोलता है कि मेरी माँ यहीं पे तो रहती है, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। वो बोलता है कि अब उसे अस्पताल, मतलब हॉस्पिटल वालों ने निकाल दिया, क्योंकि अब उसको देने के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास में, तो हॉस्पिटल वालों ने उनको हॉस्पिटल से निकाल दिया है। मैं उतरकर झोपड़ी में जाकर देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लिपटी हुई कांप रही थी। तो जो लेखक था वो अपने कार से उतर करके झोपड़ी में जा कर के देखा, झोपड़ी मतलब उनके हट में जा कर के देखा, एक स्त्री, मतलब एक औरत चिथड़ों में, मतलब चिथड़े मतलब होता है जो कपड़ा बहुत ज़्यादा फट गया हो, ठीक है, में लिपटी हुई, मतलब लिपटी हुई, उसमें वो पूरी ऐसे रैप हो रखी थी, उसने उसी को ही ओढ़ रखा था, कांप रही थी। और वो बहुत, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फीवर था तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे शिवर कर रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से सिमटते हुए कहा, माँ। जो छोटा जादूगर था उसने जो कंबल था, उसका जो ब्लैंकेट था, वो उस अपनी माँ के ऊपर डाला, उसको एक तरह से उड़ाया और उसको हक करते हुए कहा, माँ। मेरी आँखों से आंसू निकल पड़े और यह सीन देख करके जो लेखक था उसको रोना आ गया, उसके आंखों से आंसू आ गए। छुट्टियां बीत चली थी, मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। अब जो लेखक था उसकी छुट्टियां भी बीत ख़त्म होने को आ गई थी और उसको अपने ऑफिस भी टाइम से पहुंचना था। कोलकाता में मन उब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई। अब उस, क्योंकि अब लेखक वहाँ पे पिकनिक मनाने, वो हॉलीडे मनाने गए थे, उनकी हॉलीडे भी ख़त्म होने को आ गया था, उसको टाइम से ऑफिस भी पहुँचना था और कहीं ना कहीं वो कलकत्ता से भी बोर हो गया था। लेकिन फिर भी उसके मन में एक इच्छा हुई, मतलब एक डिज़ायर आया कि एटलीस्ट जाते जाते कम से कम एक बार वो गार्डन देख लेते तो बहुत मज़ा आता। साथ ही साथ यदि जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और अगर साथ में ही जादूगर भी अगर दिख जाता तो और भी अच्छा हो जाता। उस दिन मैं अकेले ही चल पड़ा। मुझे जल्द ही लौटना था। 10 बज चुके थे। उस दिन लेखक अपनी फैमिली के साथ घूमने नहीं जा कर के अकेले ही गया था और क्योंकि 10 बज चुके थे तो उसे जल्दी ही वापस घर आना था। मैंने देखा कि उस दिन उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा हुआ था। उसने, लेखक ने देखा कि निर्मल धूप में, मतलब अच्छी धूप निकली हुई थी और सड़क के किनारे रोड साइड पे उसने अपना एक छोटा सा कपड़ा बिछा करके उसने अपना एक स्टेज बना करके वहां पे वो अपना शो दिखाना स्टार्ट कर चुका था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। जो लेखक था उसने अपना मोटर, मतलब अपनी कार को स्टॉप किया और वहां पे उतर उतर के वो भी उसका शो देखने लगा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था। ब्याह की तैयारी चल रही थी और जो बिल्ली थी वहां पे रूठ रही थी, भालू उसको मना रहा था और उन दोनों की शादी की तैयारी चल रही थी। तो इस तरह से वो लड़का अपना गेम शो या मैजिक शो लोगों को दिखा रहा था। सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरंग नहीं थी। वो इतना कोशिश कर रहा था, इतना अपना मैजिक शो को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए ट्राई कर रहा था, बट वो उतना खुश नहीं था जितना जो वो जनरली हर दिन रहता था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे वह स्वयं काँप जाता था और जब वो दूसरों को हंसाने के लिए ट्राई करता था तो उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से खुद ही इतना दुखी है कि वो हंसाने में कोशिश ही कर पा रहा है लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। मानो उसके रोए 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 रो रहे हैं और मैं आश्चर्य से देख रहा था। मतलब उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि वो अंदर से इतना दुखी है कि जिसके पूरी बॉडी को उसको देख करके फील हो रहा था कि वो अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है। और मैं इस चीज़ को देख करके बहुत ही शॉक था, सरप्राइज था। मैं केवल वो लेखक जो वहाँ पे वो चुपचाप ये सब खाली देखता रह गया। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा।
जब खेल ख़त्म हो गया तो उसने सारा जगह से अपना पैसा कलेक्ट किया, अपना इकट्ठा किया और उसके बाद में भीड़ में मतलब उस क्राउड में उसने उस लेखक को देखा। वह जैसे क्षण भर स्फूर्तिमान हो गया। अब उसको उतनी भीड़ में एटलीस्ट कोई जान पहचान का इंसान देखा तो उसको क्षण भर के लिए मतलब उसको थोड़ी देर के लिए बहुत ही कंफर्टेबल फील हुआ, वो बहुत ही उसको अच्छा फील हुआ। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? तो लेखक ने उसके पीठ पे ऐसे पैट करते हुए पूछा कि आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, मतलब आज तुम्हारा खेल इतना जनरली जितना अच्छा हर बार रहता है, आज तुम्हारा खेल उतना अच्छा क्यों नहीं था? उसने अविचल भाव से कहा, माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। मतलब उसने ये बात सुन कर के लेखक को रिप्लाई किया बहुत ही काम के साथ में, एक मैनर्स के साथ में। माँ ने कहा है कि आज जल्दी आ जाना, मेरी घड़ी समीप है। मेरी घड़ी समीप है मतलब उसको उसकी अब डेथ होने वाली है। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, मैंने क्रोध से कहा। अब यह बस सेंटेंस सुन कर के लेखक को लगता है कि तुम्हारी माँ की डेथ होने वाली है और फिर भी तुम खेल दिखाने चले आए। यह सुन कर के उसको बहुत ही गुस्सा, यह सोच कर के उसको बहुत ही गुस्सा आया और उसने गुस्से में बोला, मनुष्य के सुख दुख का माप अपने साधन से ही तो होते हैं। फिर जो लेखक होता है वो रियलाइज़ करता है कि कोई भी मनुष्य या कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन अपना जो सुख मतलब अपना हैप्पीनेस और सैडनेस का जो सॉरो का जो कैलकुलेशन करता है, वो कैलकुलेशन करता है जो भी उसके पास में रिसोर्सेज रहते हैं। जैसे आप लोगों के लिए बहुत ही हैप्पी मोमेंट होगा अगर आप लोगों को मोबाइल मिल जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसके पास में खाने के लिए पैसे भी नहीं है, अगर उसको एक टाइम का खाना मिल जाता है तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा हैप्पी मोमेंट होगा। तो हम लोग सब अपना हैप्पी और सॉरो का जो कैलकुलेशन होता है या मेज़रमेंट हम जो करते हैं, वो हमारे पास में क्या रिसोर्सेज हैं उसके एनालिसिस, उसके बेसिस पे हम लोग करते हैं। ठीक है, उसी के ही अनुपात से हम तुलना करते हैं, मतलब उसी को ही हम बेस बना करके कंपैरिजन करते हैं। उसके मुख पर मेरे लिए तिरस्कार की रेखा उभर आई। अब यह जब सेंटेंस लड़के ने लेखक से सुना तो उसको उसके लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्ट फील हुआ और उसके फेस एक्सप्रेशन से ये दिखने लगा। उसने कहा, क्यों नहीं आता? फिर बोला कि क्यों ना आता, और कुछ कहते कहते जैसे उसने अपने अपमान का अनुभव कर रहा था। अब क्योंकि उसको ये पता था कि लेखक को ऑलमोस्ट मेरे घर की कंडीशन पता है, फिर भी वो मेरे से इस तरह की बात कर रहा है। फिर वो बोलता है क्यों नहीं आता, और ये कहते कहते उसको बहुत ही ज़्यादा अपने लिए इंसल्ट वो फील कर रहा था। क्षण भर में मुझे मेरी भूल मालूम हो गई। जो लेखक था उसको तुरंत ही ये फ़ील होता है कि मैंने गलत पूछा है, मेरे को इस तरह से नहीं पूछना चाहिए था। उसको अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर और उसे भी बैठाते हुए मैंने ड्राइवर से कहा, जल्दी चलो। उसको जैसे ही अपनी गलती का रियलाइज़ होता है, वो उसका सारा सामान लेता है लड़के का और लड़के को भी गाड़ी में बैठाता है और फिर वो ड्राइवर को बोलता है कि ड्राइवर गाड़ी जल्दी चलाओ। ठीक है, ड्राइवर मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। जो ड्राइवर था उसको लेखक ने जो भी गाइड किया, रास्ता बताया, वो पथ मतलब रास्ता, जो भी उस रास्ता उसने उसको गाइड किया, वो उस रास्ते पर ड्राइवर चल पड़ा। उसकी माँ के मुंह से बेटा शब्द निकल रहा था। अब क्योंकि उसकी माँ बहुत टाइम से बीमार थी, वो इतनी बीमार थी कि वो एक वर्ड को कंप्लीट करने के लिए भी उसके पास में हिम्मत नहीं थी या एनर्जी नहीं थी। वो बेटा वर्ड भी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसके मुंह से केवल बे वर्ड ही निकल के रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर फिर गिर गए। अब बीमारी की वजह से उसकी बॉडी में क्योंकि ताकत नहीं थी, वो हाथ अपने बेटे को पकड़ने के लिए उठाती है, लेकिन वो हाथ रास्ते में ही मतलब आधे रास्ते पे उठा कर ही वो वापस से बेड पर गिर जाते हैं। जादूगर उससे निपटकर रो रहा था और जादूगर उससे लिपटकर फिर रोने लग गया, मतलब उसको हक करके रोने लग गया। मैं स्तब्ध रह गया और जो लेखक था वो ये सब देख करके वहाँ पे चुपचाप स्टन खड़ा रह गया। उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे कि वो अब इसमें क्या बोले या क्या करे। उम्मीद है आपको छोटा जादूगर की कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।